नर्मदे हर जुनून में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा तट परिवर्तन, तो जब हम ओंकारेश्वर से पूरी मैया की परिक्रमा उठाते हैं, 2 बार इसका तट परिवर्तन किया जाता है। एक होता है अमरकंटक में, जो कि मैया का उद्गम स्थान है, और दूसरा है आपका रेवा संगम। तो जब हम दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ जाते हैं तो वो पूरा सफर कैसा रहता है, और उससे भी ज्यादा मुझे ये बहुत लोगों के मैसेज भी आए हैं, और मुझे भी एक प्रश्न था जब मैं परिक्रमा में थी कि हम तट परिवर्तन कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या विधि है। दूसरा, वहाँ पे जब नाव से हम प्रवास करते हैं, नाव से हम ट्रेवल करते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था क्या है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस एक वीडियो में मिल जाए। तो जब आप अंकलेश्वर से आगे चलते हैं तो आपको लगता है हंसोट, और हंसोट में बहुत अच्छा हंसरेश्वर महादेव का मंदिर है। इस रास्ते में जब हम थे परिक्रमा में, तो विश्रांति के लिए बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे आराम करने के लिए मिलता था। उससे आगे जाएंगे तो आपको हनुमान टेकड़ी लगेगा, जहाँ हनुमान जी का मंदिर तो है ही, उसके अलावा एक झाड़ में आया हुआ गणपति निकला हुआ है, और बहुत अच्छे से उसका मंदिर बना हुआ है। तो जरूर वहाँ पे दर्शन कीजिए। विमलेश्वर आने के लिए आप जब सीधे सीधे आते हैं तो वहां पे थोड़ा डिस्टेंस पे, हार्डली 4-5 किलोमीटर के बाद आपको एक राइट टर्न मिलेगा, और वो राइट टर्न लेने के बाद आपको वहां से 2 किलोमीटर और वमलेश्वर है, जो कि रेवा संगम तीर्थ धाम कहलाते हैं। वमल मतलब जब मैया का संगम सागर के साथ मिला तो इतने जोर से हुआ था कि वहां पे एक चक्र निर्माण हुआ, तो वमल का मतलब चक्र, इसलिए इसका नाम वमलेश्वर पड़ा, और इसका अपभ्रष्ट होकर हम लोग अभी विमलेश्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप आने के बाद सबसे पहले तो आप आपका जो बोझा है, जो सामान है, वो सबसे पहले आप किसी विश्रांति गृह में रख दीजिए। तो यहाँ सबसे अच्छा एक विश्रांति गृह है, ये सरला बसंत बिरला विश्रांति के नाम से जाना जाता है, और बहुत अच्छी इसकी व्यवस्था है। तो जब आप एंट्री करते हैं, अभी आपको एक बता दूं, अभी मैं और टाइम पे आई हूँ, और तो परिक्रमावासी नहीं है, और मैंने परमिशन लेके आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ मुझे सहूलियत मिल गई। तो क्लीन है, ये है बिरला मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आप जब एंट्री करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में ये काउंटर है, यहाँ पे कोई बैठा रहेगा, आपके पास मिला होगा आपको, तो वहां पे जाके आप उनसे आपकी एंट्री करा लीजिएगा। इसके राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड पे 2 बड़े बड़े हॉल है। तो ये एक हॉल है जो कि अभी परिक्रमावासी न होने के कारण खाली रखा हुआ है, और जब परिक्रमावासी तो यहाँ पे पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। और उसके ही पास में एक और छोटा सा हॉल है, जो कि छोटी छोटी गाड़ियों से भरा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे अभी। तो ये एक ऐसे टोटल 4 हॉल है। तो नीचे 2 बड़े हॉल है और 2 छोटे हॉल है। यहाँ पीछे एक छोटा परिसर है, ओपन सा जगह है, जहाँ पे आप शाम को बैठ के विश्रांति कर सकते हैं जब आपको आपकी नाव आने का समय होता है। तो ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठ के मैंने अपनी शाम की मैया की आरती की थी। यहाँ पे एक नीचे जेंट्स टॉयलेट बाथरूम है, और ऊपर लेडीज टॉयलेट बाथरूम है। तो जब आप विश्राम के लिए रुकते हैं बिरला भवन में, तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि अगर पैदल परिक्रमावासी है तो आपको 50 रुपए दे के 24 घंटे के लिए आप वहाँ पे विश्रांति कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छी गद्दियां वगैरह लगी हुई है। पर अगर आप वाहन से आते हैं तो वहाँ पे एक और व्यवस्था है, जो आपको प्राइवेट रूम मिलते हैं, जिसकी चार्जेस 1000 रुपीज है, जिसमें आप आराम से रह सकते हैं। उसमें अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है, और एक बाहर कैंट या प्यूरीफायर भी लगा हुआ है, तो जहाँ से आप अच्छा सा क्लीन पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको सिर्फ एक ही चीज देनी है, आपका आधार कार्ड और फोन नंबर, तो आप वहाँ पे 24 घंटे रह सकते हैं। तो आप यहाँ से फिर बुकिंग करने के बाद आप आपके नाव के हिसाब से आप आगे चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप ये सामान रख देते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप उसके बाद आप सीधे चले जाएं आप टिकट निकालने के लिए। जब हाई टाइड लो टाइड रहता है तो चलती है, तो कभी रात को 2 बजे बोट निकलती है, या उनकी 4 बजे बोट निकलती है। तो आपको जाके आपको वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए आपको और कुछ नहीं लगता है, आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड देना है। इसमें एक बात बता दूं, परिक्रमा वासियों के लिए 250 रुपए उसका टिकट है, और जो वाहन से आते हैं उनके लिए 500 रुपए टिकट है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि अगर हम वाहन से आते हैं तो हमारी गाड़ी कैसे जाएगी। तो इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जब गाड़ी जाती है ना, तो आपको आपकी गाड़ी वहीं छोड़नी होती है, और आपको एक ड्राइवर दिया जाता है जो आपकी गाड़ी उठा के आपको दक्षिण तट में से उत्तर तट में लेके चले जाता है। और वो ड्राइवर जो लेके जाता है उसके लिए आपको 700 रुपए अलग से पे करने पड़ते हैं। और अगर आप साइकिल पे हैं तो साइकिल आपके बोट के साथ ही लेके जा सकते हैं। बोट के पीछे ही उन्होंने एक व्यवस्था की है, वहाँ पे आप अपनी साइकिल रख के अपने साथ ही लेके जा सकते हैं। अब जब आप काउंटर पे आ जाते हैं, टिकट ले रहे हैं, और आपको पता चल गया कि अब मेरे पास
बहुत टाइम है, तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस थे कि काउंटर पे कि हम घर से ही निकल ऑनलाइन ही क्यों नहीं ले लें, या हम को क्या क्या चीजें लगेगी, कितने बजे बोट निकलेगी, बहुत क्वेश्चंस हैं। तो मैंने वहाँ के जो टिकट काउंटर है उनसे गुजारिश की कि आप अब छोटा सा हमको एक इंटरव्यू दे दीजिए। तो उन्होंने जो कुछ बातचीत की है, चलिए वो बातचीत सुनते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ पे नाव का बुकिंग होता है संकेत पटेल जी का। चलिए यहाँ पे काउंटर पे पूछते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी, यहाँ अभी नाव यहाँ से बुकिंग करना होता है? बुकिंग इधर से होता है। अच्छा, तो क्या प्रोसीजर क्या है, क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहचान पत्र या आधार कार्ड लाके अच्छा इधर लाना पड़ेगा, कुछ भी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होगा। ये पैदल परिक्रमा आते हैं। पैदल। और जो स्कूटर से और वाहन से आते हैं उनका क्या? उसके लिए ही यही प्रोसीजर है। यही प्रोसीजर है। हाँ। और यहाँ से कितना घंटा लगता है जाने के लिए? जाने के लिए इधर से 2-2.25 घंटा लगता है नाव में। और ये अभी नई बोट आई है क्या? हाँ, नई बोट आई है, बड़ी नाव है। अच्छा, तो ये अब यहाँ से जैसे काउंटर पर कर दिया, तो ये हाई टाइड लो टाइड के ऊपर डिपेंड करता है। हाई टाइड। तो कैसे परिक्रमावासियों को कैसे पता चलेगा कि वो तो हम टाइमिंग देते हैं इधर से कि आपको इतने बजे पहुंचना है समुद्र पे। अच्छा, और अब यहाँ से निकले, अगर बोट रात को 2 बजे हाँ। तो कैसे हमको, अगर हम कहीं और जाके सोए हुए हैं तो कैसे सबको पता चलता है? वो तो हम इधर से टाइमिंग दे देते हैं, वो तो सब लोग जाते हैं तो पता चल ही जाता है। अच्छा, और टाइमिंग हो गया। और यहाँ से अभी बमलेश्वर से लेके जो जहाँ से बोट चलती है, हाँ, कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर है वो? 3 किलोमीटर है। तो वो कैसे जाते हैं? वो पैदल या वाहन से जाते हैं। वाहन का किराया 30 रुपया है। तो वाहन छोड़ती है, उसके आगे और थोड़ा सा चलना पड़ता है? हाँ, थोड़ा सा नहीं, वो वही छोड़ती है, जहाँ नाव लगती है ना वहाँ पे छोड़ देती है। अच्छा, और नहीं तो फिर पैदल चल के 3 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, ये जितना आप टाइम देते थे उसके हिसाब से ये लोग आएंगे? हाँ। अच्छा, तो और मतलब इसमें कोई खतरे की बात नहीं है? कोई खतरे की बात नहीं है। अच्छा, जब आपका हाई टाइड लो टाइड रहेगा उसके हिसाब से आप लेते हैं। चले। अच्छा भैया जी, मुझे एक बात और पूछनी थी कि ये जो अगर सपोज हमको ऑनलाइन बुकिंग करना है तो उसकी व्यवस्था है क्या? हाँ, ऑनलाइन भी व्यवस्था है, पर सिर्फ वाहन यात्री के लिए है, पैदल यात्री के लिए नहीं है। तो कितने पहले बुकिंग करनी होती है? वो तो आप जिस तारीख से इधर आओगे उस तारीख में आपको एंट्री करनी रहती है। उसमें सभी डिटेल डालनी पड़ती है, नाम, आधार नंबर और फोटो। चलिए, नर्मदे हर। नर्मदे। तो जब आपने ये टिकट निकाल लिया है उसके बाद ना यहाँ पे ये पूरी व्यवस्था है भोजन प्रसादी की। और एक बात बता दूं, जब यह भोजन प्रसादी जब ये लोग पा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे स्वयं यहाँ के जो कि सरपंच है वो हमेशा उपस्थित रहते हैं और वो अपने हाथों से सबको भोजन प्रसादी देते हैं। तो पिछले बार भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, बहुत मदद की थी, तो मैंने उनसे जाके बात की। चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नर्मदे हर। जिग्नेश भाई, मुझे आप बताएंगे यहाँ की रख रखाव, देखभाल, यहाँ से क्या व्यवस्था कैसी होती है? क्योंकि ये जगह है जहाँ पे सबका बहुत इम्पोर्टेंस है, यहीं से तट परिवर्तन होता है। ये विमलेश्वर ऐसा स्थान है ना, तट परिवर्तन 2 ही जगह पे होता है, एक अमरकंटक में होता है और दूसरा विमलेश्वर। और विमलेश्वर ऐसा स्थान है, यहाँ आना ही पड़ता है। और यहाँ आने के बाद जब समुद्र में पानी हो तभी जाना होता है, नहीं तो यहाँ भीड़ हो जाती है। फिर भी जितने भी लोग आए, हम यहाँ, हमारा गाँव इतना अच्छा है, हमारे गाँव वाले इतने लोग अच्छे हैं। हम यहाँ, हमारा जो ट्रस्ट है रेवा संगम तीर्थधाम विकास मंदिर ट्रस्ट, ये हमारा ट्रस्ट अन्न क्षेत्र चलाता है। जितने भी लोग आए सबको हम खाना निःशुल्क खिलाते हैं। और पूरे गांव के युवाओं जो है सब लोग सेवा देने के लिए यहाँ आ जाते हैं। यही बहुत, क्योंकि इतने लोग हमारे गांव में जो आते हैं तो हमारा भी मकसद फर्ज हो जाता है कि परिक्रमावासी जो आती है इसकी सेवा करनी चाहिए। और इस बार प्रशासन भी बहुत अलर्ट है, प्रशासन ने बहुत मदद कर रहा है। इस बार कलेक्टर साहब ने, जो तुषार सुमेरा साहब जी थे, उसने, सबको मालूम है कि सब जगह परिक्रमा से जाते हैं तो दाल खा के थक जाते हैं। फिर भी हमने कलेक्टर साहब को सुझाव दिया कि ऐसा एक मशीन होना चाहिए कि वो रोटी खा सके, जितना खाना हो इतना खा सके। तो कलेक्टर साहब ने बड़ा मशीन, 5 लाख की कीमत का बड़ा मशीन हमको ये अन्न क्षेत्र में दिया है, रोटी बनाने का मशीन। लेकिन इस अभी जो माहौल है 2-3 महीना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पैदल वासी बहुत आ रहे हैं। तो हम बहुत जितनी हो सके इतनी सेवा हम कर रहे हैं और गाँव वाले भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप परिक्रमावासियों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आपकी क्या उनसे अपेक्षाएं हैं? परिक्रमावासी यहाँ आ रहे हैं, हमको तो अच्छा लगता है, आशीर्वाद हमको मिलता है। हमको तो आशीर्वाद ही चाहिए बस, ताकि नर्मदा परिक्रमा से जो आते हैं वो कोई और नहीं है, वो तो खुद मैया यहाँ आती है।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपने नर्मदे हर। नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदे हर 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 नर्मदे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो जहाँ पे हम आए हैं वो जगह का महत्व, तो यहाँ पे यहाँ का जो मंदिर है वो मंदिर के हम दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही मंदिर दिखता है बड़ा सा, और हम उसके दर्शन करके हम निकल जाते हैं। पर एक्चुअली ये पंच महादेव मंदिर है, और वो 5 मंदिर है: गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, विमलेश्वर महादेव मंदिर, रत्नासागर महादेव मंदिर और सोमेश्वर महादेव मंदिर, और एक छोटा सा मंदिर है जो कि पोलेश्वर महादेव मंदिर है। पंडित जी ने हमें बताया कि ये गुप्तेश्वर इसलिए है क्योंकि ये मंदिर गुप्त था, बहुत टाइम से इसको गुप्त रखा गया था, बाद में ये उजागर हो गया, इसलिए ये नीचे है। ये 5 में से रत्नेश्वर महादेव मंदिर और बमलेश्वर महादेव मंदिर। काशी विश्वनाथ नागेश्वर रामेश्वर भीमेश्वर। एक छोटा सा मंदिर है जो कि पोलेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ ये 5वां मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं इसको। बहुत बारीक अक्षर में यहाँ लिखा हुआ है सोमेश्वर महादेव मंदिर। भीम ने यहाँ आके तपश्चर्या की थी, ऐसा कहते हैं। इन सब मंदिरों की जो इम्पोर्टेंस है, इन मंदिरों का जो इतिहास, ये सब हम जान लेते हैं यहाँ के पुजारी से। नर्मदे हर, ये है वमलनाथ महादेव। तो वमलनाथ महादेव का नाम कैसे पड़ा पहले तो एक साइड पे अपना माँ नर्मदा है, एक साइड पे अपना रत्नासागर महादेव है। जो दोनों जड़ मिलते हैं तो उसमें वमल पड़ता है, तो उसमें से स्वयं प्रकट है महादेव, इसीलिए वमलनाथ महादेव कहते हैं। और वमलनाथ महादेव के नाम से गांव का नाम वमलेश्वर है। तो जब स्वयं प्रकट हुआ तभी अपना सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। उसी टाइम का जो राजाओं जो थे, जैसे कि औरंगजेब है, मुगलों के टाइम से, तो मुगलों ने शिव पिंडी पे भाला मार दिया था, तब उसमें से खून की पिचकारियाँ निकली थे। तब राजाओं ने देखा ये तो साक्षात महादेव, जीवित महादेव, ऐसे करके भगवान के पास उन लोगों ने माफी मांगा। माफी मांगने से खून की पिचकारियां बंद नहीं, पण इन लोगों ने कमर कंडोरा बांधा था सोने का, तो एक कमर कंडोरा शिव भगवान को पहना दिया, विमलेश्वर महादेव। तब जाके वो खून की पिचकारियां बंद हो गई और अपने से नर्मदा जल चालू हुआ। ये नर्मदा जल, ये है नर्मदा जल। नर्मदे। तो अब आप जब यहाँ के दर्शन कर चुके हैं, ये निकले हैं, तो आप जब विश्रांति लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे अगर सो गए तो हमें कौन बुलाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे बुलाने के लिए केवट आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो अनाउंस कर देते हैं। पर रेवा संगम में जाके वहाँ पे क्या करना होता है, गुरुजी ने संकल्प विधि में बताया था कि आपको थोड़ा जल छोड़ना है, उसके बाद जल देना है, वो तो होता ही है। इसके अलावा वहाँ पे एक किसी प्रथा नहीं है, पर मैं लेके गई थी इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था। तो मेरे साथ एक मैं लेके गई थी, एक धोती, एक सुपारी और एक जानवर की जोड़ लेके गई थी, जो कि मैंने समुद्र देवता को अर्पण किया था। तो मैंने जब अर्पण किया तो वहाँ के कुछ लोगों को मैंने देखा, वो भी कुछ ऐसे छोटे से कलश में कुछ अर्पण कर रहे थे। तो मैंने क्यूरियोसिटी से तब पूछा नहीं, क्योंकि मेरा रात के 2:15 बजे का समय था। तो जब वो डाल रहे थे तो मैंने पूछा नहीं। तो अभी मैंने स्पेशली जब आप इस टाइम गई तो वहाँ पे मैंने दुकानों में जाके ढूंढा। तो ये इस तरह का जो सामान है यहाँ पे दुकान में आप देखेंगे, ये ऐसे यहाँ से आप सामान ले सकते हैं आपका। ये मैया जी है, मैया जी यहाँ पे पूजा का सारा सामान मिलता है, यहाँ पूजा का सारा सामान मिलता है। हाँ, और कितने परिक्रमा आते हैं, वासी आते हैं यहाँ पे अंदाजन? तो रोज के अंदाजे रोज तो 1000 आते हैं ना, 1000 ऊपर आते हैं, 1000 के ऊपर आते हैं। हाँ। तो ये इस तरह से आपको वहाँ पे पूजा का सामान मिल जाएगा, जिसमें कि एक कलश है छोटा सा, उसमें आप चावल भरते हैं। चावल में आप 1 रुपया और 1 सुपारी रखी जाती है, और ऊपर से ये लाल कपड़े से आपको उसको बांध देते हैं, और उसके एक मोली बांध के उसको जब आप समुद्र में जाते हैं बीच में, तो वहाँ पे ये अर्पण कर दिया जाता है। जब बाहर निकली तो मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि हम नाव में बैठते हैं और ये जो नावाड़ी है यानी जो केवट है
ये कौन है, क्या है, कैसे चलाते हैं, क्या है। तो मेरी बहुत तमन्ना थी और मैं मैया को बोल रही थी, मैया मुझे कोई केवट मिल जाए तो मैं उसका भी एक छोटा सा इंटरव्यू ले लूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पे दुकान के सामने आके एक बाइक पे एक आदमी खड़ा हुआ और वो कुछ मांग रहा था। मैंने बोला बाबा जी क्या केवट हूँ? मैंने कहा अरे क्या? बोले हाँ मैं केवट हूँ। तो देखो छोटी छोटी इच्छाएं भी हमारी मैया ने पूरी कर दी। केवट जी आपका नाम क्या है? महेंद्र भैया। तो आप यहाँ से बोट लेके जाते हैं? हाँ, तो और यहाँ कितने एक दिन में कितने परिक्रमावासी आते हैं? ये तो 1000-2000 भी जाते हैं, ज्यादा भी हो जाता है, 3000 भी हो जाता है कभी कभी। अच्छा, और मतलब दिन में एक बार? 2 बार जाते हैं, रात में भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। और जैसा आपका हाई ज्यादा टाइड। पब्लिक ज्यादा हो जाता है तो 2 बार जाते हैं। अच्छा, और कितना घंटा लगता है पार करने के लिए? 1 घंटा। नहीं नहीं, मीठी तलाई जाने के लिए कितना वो टाइम? 1 घंटा लगता है। अभी तो बड़ा शिप है ना। बड़े अच्छा बोट, मोटर बोट कर दिया हाँ, आपने? छोटा बोट नहीं है अब। पहले छोटा बोट था तो 3 घंटा लगता था। अच्छा, हाँ। अभी 1 ही घंटा लगता है? अब 1 ही घंटा में उधर पार कर जाते हैं। तो मैंने सुना अभी लाइफ जैकेट भी देते हैं पहनने के लिए। हाँ, देते हैं ना वो। आज पहले नहीं था? पहले भी था, पहले भी सबको देते थे। अच्छा, हाँ, अभी बड़ा शिप आया है, उसमें नहीं देते हैं अब। तो ये बड़ी शिप मतलब कौन सी, कितने लोग का उसमें रह सकते हैं? एक में 250 जाता है, 300 भी जाता है, 400 वाला भी है। अच्छा, हाँ। और यहाँ पे ना ये चप्पल छोड़ने की जो प्रथा है वो क्या है? वो मतलब वो तो हमको नहीं मालूम, वो लोग परिक्रमा वाले आते हैं वो उधर ही चप्पल छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, और यहाँ से जाने के लिए वो मैया के ऊपर चप्पल पहन के जाना नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। इसलिए छोड़ के हाँ, जाते मैया के ऊपर से पार करते हैं ना, हाँ। इसलिए चप्पल छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये आप मोटर बोट, और पहले जो छोटी बोट चलती थी वो 30 कैपेसिटी वाली वो बंद कर दी है? बंद कर दिए। चलो अच्छा है। और परिक्रमावासी को बहुत खुश, थके आ रहे नहीं रहते, खुश रहते हैं, हाँ, कुछ रहते। है ना? तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन सबको पार करा रहे हो, हाँ। है ना? नर्मदे हर। एक बात और आपको बता दूं कि जब आप निकलेंगे यहाँ से और विश्रांति लेके, जब आपको बोला जाएगा कि अगर आपकी नाव सुबह 4 बजे की है, तो मैं आपको मेरी तरफ से एक सलाह देना चाहूंगी कि आप 3 बजे ना निकले, थोड़ा जल्दी निकले। क्योंकि आप जहाँ पे रुकते हैं बमलेश्वर, वहां से जहाँ नाव छूटती है वो सफर 3 किलोमीटर है, तो वो आपको चलना है 3 किलोमीटर। इस हिसाब से आप स्पेयर में टाइम लेके जरा जल्दी निकलिएगा। बस आप बोट में बैठिए, समुद्र का प्रवास कीजिए और मैया का नामस्मरण करते हुए आप रेवा सागर पूरा संगम पार कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। इस तरह से आपने विमलेश्वर से मीठी तलाई यानी दक्षिण तट से आप उत्तर तट आ चुके हैं। और जैसे ही आप मीठी तलाई से बाहर निकलते हैं तो आप अगर लेफ्ट टर्न जाते हैं तो वहां से समुद्र की पंचक्रोशी होती है, और अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो वहां से GIDC को जाके रास्ता लगता है, जो कि आप परिक्रमा मार्ग है। वैसे देखा जाए तो समुद्र पंचक्रोशी आपको परिक्रमा में नहीं आता है, बट वो एक स्थान है, वो तीर्थ स्थान है। और हम जब इतनी लंबी परिक्रमा को निकले हैं तो इतना सा क्यों छोड़ दे। तो ये भी स्थान अगर आप कवर कर लेते हैं और आपके पास समय है तो मैं आपको आग्रह करूंगी कि आप जरूर पंचक्रोशी कीजिए, वरना जैसे मैंने किया था, मैं बाद में आके पंचक्रोशी की थी, आप वैसे भी कर सकते हैं। जो आपका तट परिवर्तन के जो क्वेश्चन थे, मैंने प्रयास किया है कि आपको सारे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है और आपकी कुछ शंकाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं कोशिश करूंगी उसका समाधान लेने के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्मदे हर।